वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और वक्त आ गया है दर्शकों से बातचीत करने का, उनसे जुड़ने का, उनके सवालों के जवाब देने का। हेमंत सूस्तगी CEO वाइज इन्वेस्ट मेरे साथ जुड़ गए हैं, जो इस खास पेशकश में हमारे साथ सहायता करेंगे दर्शकों के सवालों के जवाब देने का। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत सर, आप जुड़े हमारे साथ। और पहले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर हैं बलवंत सिंह। नमस्कार बलवंत जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? और राइट सर, आपने सभी SBI के फंड्स डाल रखे हैं पोर्टफोलियो में, कोई खास वजह? मैम कोई खास वजह तो नहीं है। अच्छा। लेकिन शुरुआत में जब इनिशियली मैं किया था तो चारों के SBI के डाल दिए थे मैंने। अच्छा, भरोसा है इस नाम पर? हाँ, भरोसा है तभी ये डाले मैम। अच्छा, फंड्स रेकमेंड किसने किए? बैंक वालों ने? हाँ, ये बैंक वालों ने किए मैम। खाता है ना आपका यहाँ पर? यस मैम, यस। अच्छा, तो सर ये बताइएगा, अब 2023 से निवेश कर रहे हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा है? एक्सपीरियंस तो मैम ये ठीक है, थोड़ा बीच बीच में मैं इसको टॉप अप करता रहा हूँ। शुरुआत में मैंने इसको 20,500 से स्टार्ट किया था। तो लगभग 6 महीने के बाद में मैंने इसको टॉप अप किया SIP को। अभी एज ऑन डेट ये 70,000 की है। ठीक है, 70,000 ना एज ऑफ? ओके ना, ठीक है। 5 साल तक ये रुकना चाहेंगे? हाँ, 5 साल या फिर एक और हो सकता है, एक साल और भी रोक सकते हैं। 6 साल? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। कोई खास कॉर्पस जो आपको इकट्ठा करना हो, एक मुश्त राशि जो आप जमा करना चाहते हो इस पोर्टफोलियो के जरिए? नहीं मैम, ऐसा कुछ कोई एम नहीं है मेरा। क्या है भाई, मैं इतना ये करना चाहता हूँ, आगे मैंने ये करना है, वो करना है, ये ऐसा कुछ नहीं। जस्ट लाइक भाई पैसे थोड़ा सेव हो जाए तो बेशक। हाँ जी, हाँ जी। तो 5-6 साल से ज्यादा भी आप रुक सकते हैं इसमें, ऐसा कैसा समझना ठीक होगा? हाँ, अप्रोक्सीमेट 7 साल तक भी रुक सकते हैं। चलिए ठीक है, ओके, ऑलराइट, ठीक है, समझ में आ गया है। अब सारे SBI के फंड्स आपने शामिल किए हैं, इसमें जोखिम कहाँ कहाँ पर है पहले हम ये जान लेते हैं। तो हेमंत सर बताइएगा, एक ही फंड हाउस के सारे फंड्स खरीदने में क्या दिक्कत हो सकती है? ये तो भरोसे का नाम है, ये इस फंड हाउस में, इस बैंक में अपना पैसा रखते हैं तो इनको रात में चैन की नींद आती है। अब ये बताइएगा, और फंड्स भी इन्होंने ठीक ठाक ही जमा कर रखे हैं, हालांकि पता नहीं बाजार से कब से जुड़े हुए हैं, लेकिन इनके पास सेक्टर स्पेसिफिक भी है फंड। ये तो बैंक वालों ने रेकमेंड किया तो इन्होंने रख लिया, वो जोखिम नहीं। लेकिन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AMC फंड हाउस एक ही है और उसी के फंड्स हैं, तो कितना जोखिम आपको लगता है कि इन्होंने उठा लिया है? जी कविता, आई थिंक 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा। एक तो चारों के चारों जो फंड्स हैं वो SBI म्यूचुअल फंड के हैं। मैं मान सकता हूँ कि एज एन इन्वेस्टर, क्योंकि आप बैंक के साथ डील करते हैं, आपको लगता है कि पब्लिक सेक्टर बैंक है तो आपका कॉन्फिडेंस ज्यादा है। बट आई थिंक एज एन इन्वेस्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप म्यूचुअल फंड की बात करते हैं कि सारे के सारे म्यूचुअल फंड, चाहे वो पब्लिक सेक्टर के हो या प्राइवेट सेक्टर के हो या कोई भी म्यूचुअल फंड हो, सभी के रेगुलेशन जो है वो सेबी के हैं और सभी के लिए रेगुलेशंस को फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि जितनी ट्रांसपेरेंसी या सो कॉल्ड सेफ्टी की अगर आप बात करें तो सभी म्यूचुअल फंड में एक बराबर है। देखिए, म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, किस तरह का पोर्टफोलियो है, ना कि बजाय सिर्फ ये देखना कि वो सारे के सारे फंड SBI म्यूचुअल फंड के हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली बात तो मैं इनको ये क्लैरिफाई करना चाहता था। दूसरी बात, अगर आप देखें कविता, तो प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने कहा, इन्होंने शुरुआत की थी 5 साल के हिसाब से। हालांकि बात करते करते इन्होंने बताया कि 6 या 7 साल भी रख सकते हैं। मुझे लगता है वो भी पर्याप्त समय नहीं है, स्पेशली जब आप SIP से आप इन्वेस्ट करते हो। आप 5 साल के लिए इन्वेस्ट करोगे तो आपकी एवरेज होल्डिंग पीरियड सिर्फ 2.5 साल का है। तो किसी भी तरीके से मुझे लगता है कि वो इक्विटी के लिए सूटेबल नहीं है। इनको एक्चुअली, अगर वो 5 या 6 साल का समय था तो उनका ज्यादा पैसा जो है वो हाइब्रिड फंड में होना चाहिए था बजाय इक्विटी के। एक दूसरा ये। तीसरा ये मैं देख रहा हूं कि कुछ एग्रेसिव कैटेगरीज के फंड है। एक टेक्नोलॉजी फंड है, सेक्टर फंड। वो तो हम कहते हैं कि इवन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को भी सोच के
वहां पे पैसा डालना चाहिए, और शॉर्ट टर्म में आप टाइमिंग करने की कोशिश करें तो ऑब्वियसली वो बिल्कुल सही नहीं है। फिर स्मॉल कैप है, स्मॉल कैप अगेन जितना लंबा समय आप देंगे उतना ही ज्यादा आपको फायदा होगा। और मिड कैप भी एक्चुअली लार्ज कैप से एग्रेसिव है, बट फिर भी चलिए मिड कैप तो हम कह सकते हैं कि टॉप की जो 101 से 250 कंपनीज है वहां पे है। कॉन्ट्रा फंड ठीक है, एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ फंड आप रख सकते हो। तो मुझे लगता है पोर्टफोलियो अग्रेसिव है, एक ही म्यूचुअल फंड के फंड है, तो समय बहुत कम है। तो ये तीनों चीजें हैं, बट क्योंकि ये ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो एक तो पहली बात, अगर ये अपना समय बढ़ा सके तो बहुत अच्छी बात है। 8-10 साल कम से कम करे तो ज्यादा बेहतर है। अगर इनको पैसे की जरूरत नहीं है तो मुझे लगता है कोई कारण है उनको जल्दी से पैसा निकालने की वहां पे, तो ये पहला कर लीजिए। दूसरा, एग्जिस्टिंग फंड में से मुझे लगता है इवन कैटेगरी के अंदर भी बहुत बेटर फंड्स आपको मिल जाएंगे। तो आप चाहें तो एसबीआई कॉन्ट्रा में बने रहें। उसके अलावा मुझे लगता है एक आपके पास एक फ्लेक्सी कैप फंड होना चाहिए, जहां पे प्राइमरीली पैसा जो है लार्ज कैप में हो और कुछ पैसा में भी मिड कैप में हो सकता है। तो ऐसे में आप चाहें तो बंधन फिनसर्व का, सॉरी, बजाज फिनसर्व का जो फ्लेक्सी कैप है वो आप देख सकते हो। एक इंपॉर्टेंट दूसरा, आप इन्वेस्को का फोकस फंड देखिए। अगेन यहाँ पे थोड़ा सा बायस जो है लार्ज कैप का है, कंसंट्रेटेड बेट है, अच्छा क्वालिटी पोर्टफोलियो वो देख सकते हैं। फिर एक कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड जो लार्ज एंड मिड कैटेगरी का काफी कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग फंड है। तो मुझे लगता है कि पोर्टफोलियो में रिस्क कम करने की जरूरत है, समय बढ़ाने की जरूरत है। इतने सारे फंड हाउसेज हैं जिनकी बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट फिलोसफी स्ट्रेटेजीज होती हैं, उसका फायदा उठाने की जरूरत है। तो काफी सारे बदलाव सोच में, पोर्टफोलियो कंपोजिशन में, कविता आई थिंक इनको करने की जरूरत है। तो बलवंत सिंह जी, ये बदलाव आपको जो बताए जा रहे हैं उन पर आप काम कीजिएगा। और बजाज फिनसर्व फ्लेक्सी कैप, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी, इन्वेस्को इंडिया फोकस फंड रेकमेंड यहाँ पर किया जा रहा है। एसबीआई कॉन्ट्रा में जो है आप अपना निवेश रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, उमेश मान्ना जी फोन लाइन पर है मेरे साथ। हाँ, गुड आफ्टरनून मैडम। हाय सर, कैसे हैं? गुड इवनिंग, क्या हालचाल? हाँ, हालचाल ठीक ठाक ही है। बट अभी तो मार्केट जैसा है, क्या करूँ, एसआईपी में बढ़ाऊं और कहाँ इन्वेस्ट करूँ, वही थोड़ा पूछना है जी। पोर्टफोलियो कितना डाउन हो गया? म्यूचुअल फंड ज्यादा पोर्टफोलियो डाउन नहीं है, अभी 2% है। अच्छा, ओके। तो आपने कितना टोटल इन्वेस्टमेंट चल रहा है आपका सर? अभी मेरा 2.2 लाख हुआ इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में। अच्छा, तो मेरा लॉन्ग टर्म ये है 20 इयर्स प्लस। तो अभी मेरा 9 फंड चल रहा है। तो अभी इसी जो एग्जिस्टिंग फंड में है उसमें मेरे को 3-4 लाख इन्वेस्ट करना है, तो लमसम। तो इसमें करना है कि ना कोई अलग कोई नया फंड में करना है, थोड़ा ये पूछना है। सर खुद मैनेज करते हैं क्या पोर्टफोलियो? हाँ मैडम, खुद मैनेज करते हैं पोर्टफोलियो? हाँ, खुद ही। अच्छा, इतना सदस्य देख के उससे थोड़ा मार्केट में और कुछ। चलिए, धन्यवाद। आप शो देखते हैं लगातार और हमसे कोशिश करते हैं सीखने की हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए। तो सर, अब 4 करोड़ आपको इकट्ठा करने हैं 20 साल में, लमसम इन्वेस्टमेंट भी करना है 3 लाख का, और निवेश को अगर बढ़ाना हो तो बढ़ा पाएंगे? हाँ, बट स्टेप अप जो है ना वो हम नहीं कर पाएंगे, बट बीच में मान के चलिए साल में 50,000 1 लाख वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट वही कहाँ इन्वेस्ट करना है, लमसम वही करना है। ठीक है, बताते हैं कैसे करना चाहिए। हेमंत सर, क्या कहेंगे? हाँ, देखिए, कविता, शुरुआत करते हैं इनके समय टाइम होराइजन से। करीब 20 साल का समय इनके पास। इनकी जो करंट एसआईपी है वो 14,000 की है। 8 फंड है वहां पे, तो डेफिनेटली नंबर ऑफ फंड मेरे हिसाब से ज्यादा है। वो वहां पे डेफिनेटली स्कोप है कि अपने पोर्टफोलियो को वो कंसोलिडेट करें। तो अगर हम शुरुआत करें इनके टारगेट से, जैसे उन्होंने कहा कि 4 करोड़ का इनका जो टारगेट है, और जो करंट इन्वेस्टमेंट है, अगर हम वहां पे 12% का रिटर्न मान के चलते हैं तो करीब 1.3 करोड़ का कॉर्पस बनेगा। तो जाहिर सी बात है, काफी बड़ा गैप है। जितना कॉर्पस वो एक्यूमुलेट करना चाहते हैं और जितना वो कर पाएंगे, उसका पूरा करने का एक तरीका यह है कि हालांकि उन्होंने कहा है कि शायद कंसिस्टेंटली वो अपना पैसा नहीं बढ़ा सकते हैं, बट आई थिंक सबसे अच्छा तरीका वही होगा कि अगर वो हर साल अपनी एसआईपी अमाउंट को स्टेप अप करें 13-14% से,
तो अपना 4 करोड़ का टारगेट वो पूरा कर पाएंगे। अच्छी बात यहाँ पे ये है कि इनके पास समय काफी ज्यादा है, 20 साल का समय है, काफी लंबा समय है। तो ये आपको मौका देता है कि आप अगर सही स्ट्रैटेजी, सही फंड में इन्वेस्ट करें तो आपको जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग और जो इक्विटी एज एन एसेट क्लास का जो सही पोटेंशियल है उसका आपको फायदा होता है। तो एक तो अपना टारगेट पूरा करने के लिए, जैसे मैंने कहा, हर साल आपको अपनी एसेट को बढ़ाना होगा। जैसा मैंने पहले भी कहा कि 8 फंड है इनके पास, तो डेफिनेटली फंड को कम करने की जरूरत है। यहाँ पे 3 स्मॉल कैप फंड है इनके पास। तो आई थिंक डेफिनेटली इतने सारे स्मॉल कैप फंड की जरूरत नहीं है। तो मेरे हिसाब से जो टाटा स्मॉल कैप फंड है उसको आप रिटेन कर लीजिए, और जो बाकी 2 फंड के जो 3,000 पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको आप आईसीआईसीआई प्रू लार्ज एंड मिड उसके अंदर आप ऐड कीजिए। तो एक फंड आपके कम होंगे, दूसरा पोर्टफोलियो में जो रिस्क है स्मॉल कैप में ज्यादा एक्सपोजर का वो कम होंगे। आईसीआईसीआई लार्ज एंड मिड कैप, जैसा कि नाम से पता चलता है, ज्यादा पैसा जो है लार्ज और मिड कैप में जाता है और काफी कंसिस्टेंट परफॉर्मिंग फंड रहा है, तो उसके अंदर आप वो पैसा इन्वेस्ट कीजिए। तो कहीं ना कहीं रिस्क और रिवॉर्ड को भी हम वहां पे बैलेंस करेंगे। उसके बाद 2 मिड कैप फंड है, वहां पे मुझे लगता है एक फंड रखिए आप एचडीएफसी मिड कैप को रखिए, और आई थिंक महिंद्रा मनुलाइफ का जो 1,000 पे जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो आपके पास जो आईसीआईसीआई का मल्टी एसेट फंड है उसके अंदर वो ऐड कीजिए। तो मुझे लगता है 2-3 बदलाव करने की जरूरत है। स्मॉल कैप में एक्सपोजर कम कीजिए, एक फंड रखिए, मिड कैप में 2 फंड है वहां पे एक रखिए, और एक फंड से निकल के आप वो जो पैसा है वो मल्टी एसेट फंड में लगाइए, जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ी सी आपके पोर्टफोलियो में बैलेंसिंग कर दे। तो कुछ बदलाव, और आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को हर साल बढ़ाना होगा अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। आपको अपना निवेश इन बताए गए फंड्स में अब करना होगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार भी दर्शकों से बातचीत और उनकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग जारी है। वेलकम बैक, और हम दे रहे हैं आपके तमाम सवालों के जवाब। और हेमंत सुगी हमारे आज के मेहमान हैं जो हमारे साथ बने हुए हैं। हेमंत सर, गोकुल रघुनाथ शंकर का सवाल हम लेंगे, और इन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की डिटेल्स दे रखी है, आपके पास भी होगी, और ऐसे में ये कॉल पर भी हैं हमारे साथ। नमस्कार गोकुल साहब, कैसे हैं आप? नमस्कार मैम। सर, बहुत समय मैं नहीं लूँगी आपका, 2 करोड़ 10 साल में ये गोल है ना? जी हाँ, ठीक है। फंड्स की डिटेल्स मेरे पास है, तुरंत जुड़ते हैं हेमंत सर से और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या करें, आपके पोर्टफोलियो में फंड मिक्स कैसा है, बताइएगा सर। इनका जो एसआईपी अमाउंट है वो 21,000 है, उनके पास 9 फंड है। तो जाहिर सी बात है, अगर मैं खाली नंबर ऑफ फंड्स को देखूं तो पोर्टफोलियो में कंसोलिडेशन की जरूरत है। अगर मैं इनके टारगेट को देखूं तो जैसा उन्होंने कहा कि 2 करोड़ का टारगेट है इनका 10 साल के अंदर। वहां पे मुझे लगता है कि उनको अपना एसआईपी अमाउंट काफी बढ़ाना पड़ेगा। इनफैक्ट ऑलमोस्ट 90,000 करना होगा, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी बताया था कि जब आप एसआईपी से इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो एवरेज होल्डिंग पीरियड है वो काफी कम होता है, ऑलमोस्ट हाफ कह सकते हैं आप। तो काफी बड़ा गैप है। जितना पैसा वो इन्वेस्ट करें, जितना करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं इनको कोशिश करनी होगी कि जितना पैसा वो बढ़ा सके वो बढ़ाए, और शायद ये भी जरूरी हो कि अपने वो जो टारगेट है उसको थोड़ा रिविजिट करें। क्योंकि देखिए, एसआईपी एक बहुत ही पावरफुल मैकेनिज्म है जो मदद करता है आपको एक डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करके एक बड़े से बड़ा कॉर्पस एक रेगुलर कंट्रीब्यूशन से अचीव करने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं गोल्स को भी थोड़ा सा हमें रियलिस्टिक बनाना होगा, तो यहाँ पे मुझे लगता है उसमें डेफिनेटली बदलाव करने की जरूरत है। और जैसा मैंने कहा कि 9 फंड है इनके पास, डेफिनेटली कंसोलिडेशन की जरूरत है, नंबर ऑफ फंड्स कम होने चाहिए। मेरे हिसाब से 4 फंड इनके लिए बिल्कुल सही होंगे। तो जो एग्जिस्टिंग फंड है, मुझे लगता है वहां पे मेरे हिसाब से 2 फंड वो रख सकते हैं। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, जहाँ पे 3,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं वो, और दूसरा मोतीलाल मिड कैप, जो अगेन अपनी कैटेगरी का बहुत अच्छा फंड है, उसका अमाउंट आप बढ़ा के 4,000 कर दीजिए। एग्जिस्टिंग जो फंड्स है उनमें से 2 फंड आप रखेंगे। 2 फंड मैं चाहता हूं कि वो ऐड करें 2 कारणों से। एक तो फंड थोड़े बेहतर होंगे, और दूसरा जो सही बैलेंसिंग होता है डिफरेंट कैटेगरीज का, स्पेशली जब आप डाइवर्सिफाइड फंड में इन्वेस्ट करते हो तो वो उनको मदद मिलेगी। एक तो उनको मल्टी कैप फंड चाहिए, कोटक मल्टी कैप, जहाँ पे वो 8,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं, और एक एचएसबीसी का लार्ज एंड मिड कैप जहाँ पे वो 6,000 इन्वेस्ट करें। तो इस हिसाब से कुल मिला के इनके पास 4 फंड। हमने नंबर ऑफ फंड्स को कम किया, हमने पोर्टफोलियो के रिस्क को कम किया, हमने कोशिश की कि ऐसे फंड्स हों जो इनके रिटर्न के पोटेंशियल को बढ़ा सके। और जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि काफी बड़ा गैप है जितना वो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और जितना उनको करना है। कोशिश करें जितना बढ़ा सकते हैं, और शायद
गोल को भी, जैसा मैंने पहले कहा, रिविजिट करने की जरूरत है। राइट, चलिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। मोहन हमारे दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार नमस्कार मैम। जी, कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? मैं सासाराम बिहार से बोल रहा हूँ मैं। ओके, आपके पोर्टफोलियो में जो डिटेल्स आपने हमें दी है उसमें कुछ ऐड करना है, क्योंकि वो डिटेल्स हमारे पास है, हमारे एक्सपर्ट के पास भी है, तो वो आपको गाइड कर सकते हैं आगे। जी मैम, ये इसमें एक दो पॉइंट और उसमें ऐड करना था। क्या है? एक तो है कि जो टर्म प्लान है वो मैं एक्टिव कर लिया हूँ। टर्म प्लान ले लिया है? जी मैम। ठीक है, क्या क्या उसका कवरेज है, अमाउंट? वो 50 लाख की रुपीज की मैम। 50 लाख, ओके। और दूसरा मैम ये क्वेश्चन था कि जो मैं उस जो म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है, मैं आप ही का शो देखकर बनाया था। अच्छा, पहले ओके। काफी अमाउंट कम था। अच्छा, अभी लगभग 17 से 18 हजार पर मंथ कट रहा है। ओके। और बीच में मैं देखा कि सुकन्या के लिए था तो डेट फंड के लिए काम करेगा। अच्छा, तो सुकन्या के लिए भी 2500 रुपए पर मंथ करा दिया था। एक बिटिया है मेरी। अच्छा, 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 ठीक है। जी। तो और इसमें डिटेल्स हमारे पास तो आ गई हैं, जो आपने अभी ऐड कराई हैं वो भी आ गई है। तो शुरू करें आपकी प्लानिंग? मेरे पास समय भी कम हो गया अभी। हाँ, ओके। जी मैम, लेकिन एक था कि जो मैं पोर्टफोलियो में मैम के नाम से बनाना चाहता था, हाँ, उसमें इसी फंड में से सही रहेगा या दूसरा फंड ऐड करने की जरूरत पड़ेगा? ठीक है, जैसे कि 5-6 है। ठीक है, ठीक है, बताते हैं आपको क्या करना मैडम चाहिए। के लिए। ठीक है, बताते हैं। हेमंत सर, क्या सलाह होगी? हाँ जी कविता, आई थिंक इनका जो करंट एसेट अमाउंट है वो 17,000 है, जैसा उन्होंने कहा। और इनके जो लमसम इन्वेस्टमेंट अभी तक इन्होंने की है 2 फंड में, वो करीब 2,10,000 है, उसकी करंट वैल्यू 3 लाख रुपए है। और 15 साल का इनके पास समय है। साथ ही उन्होंने कहा कि सुकन्या समृद्धि में भी उन्होंने पैसा लगाया है और शायद 5,000 से अपनी एसआईपी को बढ़ा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि इनकी टोटल एसआईपी वो 22,000 की है, सुकन्या समृद्धि में 2,500 है, और उनका जो लमसम पैसा 2 स्कीम में लगाया है वो जो है अभी तक मान लीजिए वो करीब 3 लाख की उसकी वैल्यू है। इन सबको अगर मैं देके चलूं, अगर ये अपना प्रोसेस अनइंटरप्टेडली 15 साल तक कंटिन्यू करते हैं तो करीब करीब 1 करोड़ 20 लाख का पोर्टफोलियो को वापस बना पाएंगे, जबकि इनका जो टारगेट है वो 1 करोड़ का है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर ये अपना प्रोसेस, जैसा मैंने कहा, अगर ये कंटिन्यू करते हैं तो अब डेफिनेटली अपने टारगेट को पूरा कर पाएंगे। दूसरी बात, इन्होंने जो अपना पोर्टफोलियो बनाया है, आई मस्ट से दैट बहुत ही कम ऐसा पोर्टफोलियो देखने को मिलता है जहां पे सारे के सारे फंड मेरे हिसाब से बहुत अच्छे हैं। एक तो कैटेगरी वाइज मल्टी कैप का फंड, लार्ज कैप फंड, फ्लेक्सी कैप, और उसके बाद मिड एंड स्मॉल एंड कॉन्ट्रा। आई थिंक जो कैटेगरीज एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में होनी चाहिए वो है, और विद इन ईच कैटेगरी उन्होंने जो फंड चुने हैं वो बहुत ही अच्छे फंड्स हैं। मतलब सारे के सारे फंड कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्मिंग ट्रैक रिकॉर्ड। अब जैसा उन्होंने कहा भी है, कविता, आपका शो देख के उन्होंने ये पोर्टफोलियो बनाया, तो डेफिनेटली आई थिंक ये बहुत ही अच्छा लगा देख के कि इतना अच्छा पोर्टफोलियो है। इसको आप कंटिन्यू कीजिए, इसमें कुछ भी बदलाव करने की जरूरत नहीं है। तो टारगेट पूरा होगा, फंड अच्छे हैं फिलहाल। इसको मॉनिटर करते रहिए, आगे जाके कभी लगे कि आपको इसकी जरूरत है चेंज करने की तो तभी आप सोचिए, अदरवाइज इन्हीं फंड के अंदर आप कंटिन्यू कीजिए, समय लंबा है आपके पास। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि अपनी वाइफ के लिए जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जैसे मैंने कहा भी कि इनके सारे के सारे फंड बहुत अच्छे हैं, उन्हीं में से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप, कोटक मल्टी कैप, इन दोनों में कर सकते हैं। अगर आप फंड ऐड करना चाहें उनके अलग से पोर्टफोलियो के लिए, तो जैसे इन्वेस्को इंडिया फोकस फंड और निपॉन इंडिया म्यूचुअल का मल्टी कैप फंड, वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट अगर समय अभी अमाउंट बहुत ज्यादा नहीं है तो मैं चाहूंगा कि आप एग्जिस्टिंग फंड में ही आप इन्वेस्ट कीजिए, बजाय इसके कि आप नए फंड ऐड करें। ऑलराइट, चलिए, ऑल द बेस्ट। आगे बढ़ेंगे और सिद्धेश्वर का सवाल लेंगे। यूट्यूब के जरिए सवाल भेजा है, 70,000 रुपये पर मंथ के लिए कहाँ पर ये म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं, और 10 साल के लिए इनको इन्वेस्ट करना है। देखिए कविता, यहाँ पे इनका जो ऑब्जेक्टिव है वो आई थिंक SWP का है 70,000। तो ऑब्वियसली करीब करीब उनको 8,40,000 की जरूरत है। थोड़ा टैक्सेशन भी मान लो तो करीब 9 लाख की जरूरत है। मेरा ये मानना है कि जब आप SWP से इन्वेस्ट करते हो तो एक तो ये बहुत अच्छा तरीका है रेगुलर इनकम का, टैक्स एफिशिएंट है, लेकिन आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप ऐसी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को देखें जहां पे एक तो रिटर्न टैक्स एफिशिएंट हो और साथ ही आपके पास अपॉर्चुनिटी हो पैसा निकालने के बाद कि आपको कुछ ग्रोथ मिलती रहे। और एक और इम्पोर्टेंट चीज है, जब भी आप SWP से पैसा निकालें, कोशिश कीजिए कि आपका जो कॉर्पस है
उसका 5 या 6% से ज्यादा नहीं निकाले, क्योंकि उससे ज्यादा निकालेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी जो फ्यूचर ग्रोथ है वो इम्पैक्ट करेगी, और फिर शायद आप देखेंगे कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर आप इन्फ्लेशन को बीट नहीं करते हैं तो आपके पैसे की वैल्यू घटती जाएगी। ये 2-3 चीजों का हमेशा ध्यान रखिए। मेरे हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करनी होगी करीब 1.75 करोड़। जो मार्केट कंडीशन है उसमें मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप पूरा पैसा एक साथ लगाएं। एक स्टैगर्ड मैनर में अगले 3 महीने में लगाइए। इसका मतलब यह है कि आपको आइडियली 1 साल के बाद अगर आप पैसा निकालेंगे तो अच्छा होगा, आपके रिटर्न भी टैक्स एफिशिएंट होंगे और कहीं ना कहीं थोड़ी सी आपको एक सेफ्टी नेट भी मिलेगा थोड़ी ग्रोथ का। मेरे को लगता है कि कैटेगरी वाइज बैलेंस एडवांटेज फंड की अच्छी कैटेगरी है। इसमें आईसीआईसीआई प्रू बैलेंस एडवांटेज, कोटक बैलेंस एडवांटेज और निप्पॉन इंडिया बैलेंस एडवांटेज, ये 3 फंड आप कंसिडर कर सकते हैं। राइट हेमंत सर, समय मेरा समाप्त हुआ है, लेकिन आपने समय दिया और दर्शकों की लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग की बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे भी इजाजत दें, लेकिन जाते जाते इस शनिवार को महिला दिवस के मौके पे हम लेकर आ रहे हैं निवेश महाकुंभ विमेन स्पेशल। क्या खास होगा, आइए देख लीजिए।